हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज आप लोग देखेंगे बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हुए हैं। आज एंड तक देखना है। जिनको भी पुलिस का पेपर देना है, कसम है उनको को एंड तक देखना है। यदि क्वेश्चन ना आए तो बताना मुझे कि हाँ नहीं आया था, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिंदगी भर याद रखोगे। जिंदगी भर याद रहेगी ट्रिक। ट्रिक हो या बेसिक हो, हमेशा याद रखेंगे। तो सबसे पहले आज हम बहुत सी चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच, इन तीनों वाच्यों में वाक्य कोई वाक्य दे देता है, पूछता है बताइए इसमें से कृतवाच कौन से वाक्य में है। तो यहाँ भी कंफ्यूजन होती है। दूसरी बात, दिशाओं के नाम एक पूछ लिया गया था। आज आपको वो ट्रिक बताऊंगा, एक कभी नहीं भूलोगे दिशाओं के नाम। दिशाओं के साथ साथ उंगलियों के नाम भी पूछ सकता है। ये पांचों उंगलियां होती हैं, उनके नाम भी कोई से पूछ सकता है। देखो, रीतिकाल के कवि बताएंगे आज के रीतिकाल के कवि। आज पूरा टॉपिक ही ट्रिक पर है। पहले थोड़ा सा बेसिक, इसके बाद ट्रिक। इसके बाद हम देखेंगे छायावाद युग के कवि। छायावाद युग के कवि देखते हैं कि बताइए, क्वेश्चन दे देता है कि बताइए इसमें से कौन सा छायावाद कवि नहीं है। फिर पूछता है संधि बताइए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लड़कों की। बताइए संधि में कैसे पहचाने, कैसे नहीं पहचाने। तो इसकी भी ट्रिक है। एक पूछता है साधारण वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य कौन सा है, और संयुक्त वाक्य कौन सा है। सबसे पहले हम आज देखेंगे कि बताइए पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हिंदी में कितनी बोलियां हैं। तो बोलियां कितनी हैं? 18। कितनी? 18 बोलियां हैं। और भाषाएं कितनी हैं? 5। 5 बोलियां। बस इसी से पूछता है पूर्वी हिंदी की बोली बताइए या फिर पश्चिमी हिंदी की बोली बताइए। क्या होता है पूर्वी हिंदी? पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकल के आती है। कभी कभी अपभ्रंश भी पूछ लेता है। तो कौन से अपभ्रंश से? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये आपकी क्या होगी? बोलियां हो जाएंगी। तो ट्रिक है अपनी पूर्वी हिंदी के लिए कि आ बैठ पूरी छतरी पर। इस पर आ बैठ पूरी छतरी पर। अब देखना है हमें, आ से बनेगा अवधि, अवधि। और बैठ से, बैठ को साइलेंट रखना है। अवधि। बा से बनाना है बघेली, बघेली। और पूरी से बनाना है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। क्या बनाना है? पूर्वी हिंदी। और छतरी से बनाना है छत्तीसगढ़ी। कौन सी गढ़ी? छत्तीसगढ़ी। ऐसे। तो हमने देखा इसमें पर साइलेंट रहता है बस। तो हमने ट्रिक देखी, आ बैठ पूरी छतरी पर। कहाँ बैठ? आ बैठ पूरी छतरी पर। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बस 3 बोलियां याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कौन सी खड़ी बोली की बोली नहीं है। यदि नहीं है तो इसमें से क्या होगा? पूर्वी हिंदी की बोली या तो जे पूछता है या तो फिर जे पूछता है। यदि इनके अलावा कोई पूछता है कि बताइए इनमें से कौन नहीं है, तो इन दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। जे होता है। तो ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी की ट्रैक क्या है? आ बैठ पूरी छतरी पर, आ बैठ पूरी छतरी पर। अब देखेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां थी? ब्रज से लगाना है ब्रज भाषा। ट्रैक है अपनी, ब्रज में खड़ा कन्नौजी बाबू। ब्रज में खड़ा, कहाँ खड़ा? ब्रज में खड़ा कन्नौजी बाबू। तो इसमें देखना है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। और मैं और खड़ा दोनों साइलेंट रहेंगे। इस पे लिखेंगे कन्नौजी, कन्नौजी। और बा से हो जाएगी बुंदेली, बुंदेली। और बा से क्या हो जाएगी? बांगरू, बांगरू। तो क्या होगा? ब्रज भाषा और कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले सेशन की ओर। अगले सेशन की ओर क्या है? तो कुछ भी हम ले सकते हैं। दिशाओं के नाम। चलो, जो पुलिस में पिछली बार पूछा गया था, दिशाओं के नाम कैसे याद करेंगे, तो इसको हम मिटाते हैं। जिसको लिखना हो लिख सकते हैं, बस इनको याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। आपको 1 नंबर दिला के ही जाएगा। यदि क्वेश्चन आया तो 1 नंबर पक्का मिलेगा आपको। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी? अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की। किससे निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। और सबसे पहले अब पश्चिमी हिंदी किससे निकली है? सौरसैनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, हम कुछ भी ले सकते हैं। अगला टॉपिक रहेगा दिशाओं से। दिशाओं में हमने ऐसे बनाया, ये तो जानते होंगे सभी। सभी लोग रीजनिंग लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? यहाँ लिखेंगे पूर्व,
यहाँ लिखेंगे पश्चिम, पश्चिम, यहाँ लिखेंगे उत्तर, यहाँ लिखेंगे दक्षिण। यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, पहले तो इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की दिशा पूछता है। किसकी? इन दोनों के बीच की दिशा। तो हमें एक ट्रिक रखना है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? तो बाई बाई ना आई, बस इतनी सी तो बात है। कर नहीं आई, बाई ना आई। तो इसमें लिखना है बाई, बा, यहाँ बा लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, वा ई ना, और यहाँ लिखना है आई, बाई ना आई, ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, बा से क्या हो जाएगा? वायव्य बनेगा, वायव्य बनेगा। अगर पूछता है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य। और उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ई से क्या बनेगा? ईशान, ईशान। यही पूछा था अभी यूपी पुलिस 2024 में, 1 सितंबर क्वेश्चन यही पूछा गया था कि बताइए उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा को क्या कहते हैं। और इसके बाद आता है न, बाई न, तो न से बनाएगा नेत्रम, नेत्रम, और आई से वायव्य, ईशान, नेत्रम, और आई से आग्नेय बनेगा। क्या बनेगा? आग्नेय बन जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है इसका? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बताइए कि दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा, बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दिशा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो हमें बताना है दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय। अपना आंसर क्या होगा? आग्नेय। ये या तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द में पूछ लेता है कि बताइए दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो एक शब्द में आग्नेय बता देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे हमने कहा उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा को, उत्तर और पूर्व की बीच की दिशा को क्या नाम देंगे? ईशान, ईशान। ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनेगा? दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या लिखते हैं? नेत्रव्य, नेत्रव्य। क्या लिखते हैं? नेत्रव्य लिखते हैं। ऐसे ही इसका बन जाएगा उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को। 4 क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं, वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य कहते हैं। तो हमें इतना याद हो गया। कोई क्वेश्चन जाएगा क्या भाग के? अब नहीं जाएगा ना? हाँ, तो नहीं जाना भी नहीं चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन पूछता है ऐसे, तो 1 नंबर अपना पक्का समझ लेना। और इतनी बात याद रखना कि क्लास छोड़कर नहीं जाना है, पूरी देख कर जाना है। बहुत कुछ मिलेगा आज। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दिशाओं के नाम हो गए, चलो उंगलियों के नाम और देख लेते हैं। उंगलियों के नाम भी पूछता है, कई बार पूछा गया है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द में। क्या मालूम दिशाओं के नाम ना पूछकर उंगलियों के नाम पूछ ले। चलो, मेरी कला तो अच्छी है नहीं है, लेकिन मैं अपना हाथ ही बना देता हूँ, है ना? अपना हाथ ही बना देता हूँ, बस। ये बन गया मेरा हाथ। ये सबका हाथ होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंगूठा, अंगूठा। क्या कहते हैं? अंगूठा। इसको अंगूठा, और इसको पहले ठा को ठा से मिला देना है। इसका नाम क्या है? कनिष्ठा, अंगूठा, कनिष्ठा। कौन कौन सी? अंगूठा और कनिष्ठा, अंगूठा और कनिष्ठा। ठा वाले को ठा से मिला देना है, बस। अंगूठा और कनिष्ठा। अब बीच वाले को क्या कहते हैं? बीच वाले को, बीच वाली कौन सी है? ये वाली है, तो इसमें कहते हैं मध्यमा, मध्यमा। अच्छा, 3 याद हो गई। अंगूठा, अंगूठा तो दुनिया को याद है। अंगूठा, कनिष्ठा और मध्यमा। बची कितनी? 2 बची। अच्छा, तो ये बताइए कि ये कौन सी होगी? ये कहते हैं ना, जिससे मतलब चिंगा खेलते हैं गांव में। हाँ, इसे क्या कहते हैं? तर्जनी। क्या कहते हैं? तर्जनी नाम है इसका। क्या नाम है? तर्जनी। और इससे क्या करते हैं? इससे, इस वाली से तिलक किससे लगाया जाता है? इस वाली उंगली से लगाया जाता है। तो इसका नाम, इसका काम अच्छा है, तो इसका नाम भी अच्छा है। इसका क्या है? काम अच्छा है, तो इसका नाम भी अच्छा है। बात समझ में आई? इसका काम अच्छा, तो इसका नाम अच्छा। अच्छा, मुझे बताओ, ये अंगूठा, अंगूठा, अंगूठा के बाद
कनिष्ठा, ठा को ठा से मिला देना है, बीच वाली पकड़ के मध्यमा रख देना है, और जिससे तिलक लगाते हैं इस वाली से, उसका नाम, जिसका काम अच्छा उसका नाम अच्छा, तो अनामिका रख देना है। और बस जो बची है वो किसका, क्या नाम उसका, तर्जनी। क्या नाम उसका, तर्जनी। अब एक क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछता है कि बताइए कनिष्ठा, कनिष्ठा, कनिष्ठा और मध्यमा, कनिष्ठा, कनिष्ठा और मध्यमा, मध्यमा की बीच की उंगली का नाम, बीच की उंगली का नाम बताइए, उंगली का नाम बताइए, नाम, उंगली कौन सी होती है, इसका क्या करेंगे, नाम बताइए, तुरंत बता देना क्या होगा, अनामिका। आंसर क्या होगा, अनामिका। ऐसे कोई भी पूछ ले, अंगूठा और मध्यमा के बीच कौन सी होती है, तर्जनी, है ना। बस यही क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्या बनेंगे इससे, बस दो क्वेश्चन पूछ सकता है, अंगूठा और मध्यमा के बीच तर्जनी होती है, मध्यमा और कनिष्ठा के बीच अनामिका होती है। याद रहेंगे, एक बार फिर याद करवाता हूँ, अंगूठा और कनिष्ठा, अंगूठा और कनिष्ठा, बीच वाली को क्या नाम है, मध्यमा, जो मध्य में है वो मध्यमा, और जिसका नाम अच्छा उसका, जिसका नाम अच्छा उसका काम भी अच्छा, है ना, उसको क्या कहते हैं, अनामिका, इसको क्या कहते हैं, तर्जनी। आगे हो गई याद, आगे चलते हैं। चलो, आज छोड़ के नहीं जाना है क्लास को, और लिख के रखना है, आज मैं यही याद करवा दूंगा सब कुछ। चलो, एक टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट, एक टॉपिक हो गया है दिशाओं के नाम हो गया, उंगलियों के नाम हो गया, इन दोनों को हम मिटा दें, नहीं मिटाते। चलो अब कुछ भी चलते हैं, साधारण बात पे चलते हैं, चलो इस पे चलते हैं, साधारण बात, ऐसे चलेंगे, है ना। चलो, 3 वाक्य होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक साधारण वाक्य, या इसी को दूसरा नाम क्या है, सरल वाक्य। क्या नाम है, सरल वाक्य। दूसरा होता है मिश्र वाक्य, और तीसरा होता है, तीसरा क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। कहोगे वाक्य तो वाक्य होता है, वाक्य तो वाक्य होता है ना, लेकिन इसमें भी क्या क्या कंडीशन होती है, 3 प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। साधारण वाक्य, एक उद्देश्य होगा, साधारण वाक्य में क्या होगा, एक उद्देश्य होगा, उद्देश्य होगा, और एक विधेय होगा, विधेय, या कह सकते हैं क्रिया होगी। उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता को, मैंने पढ़ा भी चुका हूं कि उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। जैसे साधारण वाक्य तो दुनिया पहचान लेगी, क्या होगा, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, उसे क्या कहेंगे, साधारण वाक्य कहेंगे। जैसे जैसे मैंने लिखा, राम रमा जाती है, जाती है, रमा जाती है, तो अच्छा मुझे बताओ इसमें रमा क्या है, कर्ता होगी, कर्ता को ही क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, और जाना क्या हो गई, क्रिया हो गई, क्रिया हो गई, क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। और है क्या है इसमें, एजेम बार बार सहायक क्रिया, पढ़ी होगी आप लोगों ने कक्षा 8 में, एजेम आर, है ना, तो इसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। जाना क्या है, क्रिया है, रमा क्या है, कर्ता है। तो बस जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वहां पर क्या होता है, साधारण वाक्य, या कह सकते हैं सरल वाक्य होता है। चलो दूसरा ही वाक्य देता हूं, राम राम खाता है। बस इतने छोटे छोटे ही वाक्य मिलेंगे, इतने छोटे छोटे ही वाक्य मिलेंगे। राम क्या है, राम क्या है, राम करता है, कर्ता का मतलब उद्देश्य है, और खाता क्या है, क्रिया है, क्रिया का मतलब विधेय हो जाएगा। बात समझ में आई, अन्यथा नहीं आई। तो इतनी बात समझ गए। अब वाक्य तो यहाँ आती है कि संयुक्त वाक्य कैसे पहचाने और मिश्र वाक्य कैसे पहचाने। तो इतना बात समझ लेना कि साधारण वाक्य क्या है कि एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, मतलब एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। अगली बात पर चलते हैं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या कहता है कि साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य और प्लस मिश्र वाक्य, मिश्र नहीं संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, मिश्र वाक्य में क्या होता है,
सॉरी इसमें नहीं होता है जी, संयुक्त वाक्य में होता है ना, संयुक्त वाक्य में। हाँ, संयुक्त वाक्य में होगा, साधारण साधारण वाक्य और प्लस संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दो वाक्यों का मेल होता है, दो वाक्य इसमें भी होते हैं, दो वाक्य इसमें भी ज्वाइंट होते हैं, और इसमें भी दो वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होंगे, दो वाक्य। लेकिन जी क्या होगा, मिश्र का मतलब आश्रित, मिश्र से समझ लेना आश्रित, आश्रित। एक मुख्य वाक्य होगा, एक मुख्य वाक्य होगा, और प्लस उसका आश्रित उपवाक्य होगा, उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे दो प्रकार के, जैसे मैं साधारण वाक्य से ही उठा के इसको बनाता हूं। जैसे रमा घर जाती है, रमा घर जाती, इसका वाक्य बनेगा रमा घर जाती, रमा घर जाती तो खाना खाती, तो खाना खाती। अब मुझे ये बताओ कि रमा घर जाती तो खाना खाती, यदि वो घर नहीं जाती तो काहे के लिए खाती, है ना। तो जी क्या होगा, जी आपका मुख्य वाक्य हो जाएगा, मुख्य वाक्य हो जाएगा, एक मुख्य वाक्य हो गया, जी उस पर क्या है, आश्रित उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। जी क्या है, इसमें जोड़ने का काम करता है, जो है ना, क्या है, जोड़ने का काम करता है, ये अव्यय शब्द कहलाते हैं, है ना। किंतु परंतु लेकिन वाले इसमें जुड़ेंगे, इससे जुड़ते हैं दिवाले। इसमें ये देखना है कि रमा घर जाती तो खाना खाती, है ना। यदि रमा नहीं घर जाती तो खाना कैसे खाती, इस पर निर्भर है, इस पर निर्भर है। जैसे मैं दूसरा वाक्य बताता हूँ, यदि, दूसरा वाक्य देखना, क्वेश्चन है दूसरा, यदि, यदि तुम परिश्रम करोगे तब सफल होगे, तब सफल होगे, तब सफल होगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि परिश्रम ही नहीं करोगे तो दूसरा वाक्य बनेगा कैसे, दूसरा वाक्य बनेगा कैसे। अच्छा, इस वाक्य को करोगे तब सफल होगे, अच्छा इसको अलग कर देते हैं, यदि तो क्या होगा, करोगे तब सफल होगे, लेकिन किस पर आश्रित है, यदि तुम, यदि तुम्हारे ऊपर है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो क्या होगा, सफल जरूर होगे, है ना। तो जी क्या होगा, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, आश्रित। इसमें आश्रित लिखा है, इसमें स्रा लिखा है, स्रा को स्रा से मिला देना है और बस समझ जाना है कि कौन सा वाक्य है। बात समझ में आई, यदि वाक्य समझ में आई, और बताऊं क्या, चलो इतना ही काफी है। साधारण वाक्य क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है ना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अगर बेस आपको समझ में आता है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर लो जाओगे, है, आराम से कर लोगे। चलो, इसमें क्या होता है, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं। अच्छा, मैंने तो बताया है, इसमें क्या होगा, एक दूसरे पर आश्रित वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य। इसमें क्या होगा, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य जुड़ेगा एक, और संयुक्त वाक्य जुड़ेगा, लेकिन अव्यय शब्दों से जुड़ेगा। अव्यय शब्द जानती, अव्यय शब्दों से, अव्यय शब्द किंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, लेकिन, इसलिए, इसलिए, ये शब्द होते हैं, आदि शब्द आते हैं। अच्छा, अव्यय क्या कहलाते हैं, अव्यय वे शब्द कहलाते हैं जो लिंग वचन कारक से, जिनको लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिख दूं, एक वाक्य लिख दूं मैं, समय बहुत खराब चल रहा है, समय बहुत खराब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इसलिए, इसलिए सोच समझकर चलो, इससे सोच समझकर, सोच समझकर चलो। तो यहां पर कौन सा अव्यय स्पष्ट जोड़ रहा है इसको,
क्या समय बहुत खराब चल रहा है, सोच समझ कर चलो। क्या इस पर ये आश्रित है? इस वाले में आश्रित नहीं है ना। यदि यदि तुम पेपर देने जाओगे तो सफल होगे, पेपर देने नहीं जाओगे तो क्या होगा? तो कौन सा वाक्य बन जाएगा वो? यदि पेपर देने जाओगे तो सफल होगे, तो मिश्र वाक्य में आएगा ना। बात समझ में आई? तो ये क्या कर रहा है, समय बहुत खराब चल रहा है इसलिए सोच समझ कर चलो। ठीक है। वह स्कूल जाता है किंतु वह बीमार है, लेकिन वह बीमार है, ऐसे बन जाएगा वाक्य, है ना। आगे चले। इतनी तीनों बात समझ में आई? तीनों बात समझ में आ गई। हाँ, तो गर्मी तो बहुत बहुत ही लग रही है। गर्मी है ही बहुत। फैन भी बंद कर दिया है आवाज की वजह से, कि आवाज आपके लिए खराब ना हो, इसलिए ना। एक टीचर ही जानता है टीचर की मेहनत की क्या होती है। कहावत होती है ना, खग जाने खग ही की भाषा, मतलब पक्षी जान सकता है पक्षी की भाषा, और कोई नहीं जान सकता, है ना। तो यही होती है, टीचर ही जान सकता है टीचर की मेहनत की क्या होती है। यूट्यूब पर बनाना फिर बहुत कुछ करना होता है, बस ऐसे नहीं हो जाता है ना। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो छोड़कर जाते जाने वाले बहुत से हो जाएंगे, है ना। चलो इसके बाद चलते हैं हम, कुछ भी कर लो। चलो इसके बाद संधि पढ़ते हैं। संधि पढ़ते हैं। संधि संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के प्रकार मुख्य, संधि के प्रकार मुख्य क्या होती है? होती है वो तो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक लिखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि एक स्वर संधि होती है। दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा विसर्ग संधि। अच्छा, इनका निर्माण कैसे कैसे होता है? स्वर संधि में, स्वर संधि में क्या होगा? स्वरों का निर्माण होगा। क्या होगा? स्वरों का निर्माण होगा। व्यंजन में क्या होगा? व्यंजन और स्वरों दोनों का निर्माण होगा, है ना, मेल होगा। विसर्ग में क्या होगा? विसर्ग प्लस के स्वर और व्यंजन का मेल होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ स्वर में क्या होगा, यहाँ पर भी स्वर आएगा और प्लस स्वर ही आएगा, व्यंजन की कोई बात नहीं। तो कंडीशन क्या हो सकती है? स्वर ही आएगा, बस स्वर प्लस स्वर का मेल होगा तभी संधि होगी, स्वर संधि। इसके बाद क्या होगा? व्यंजन। तो व्यंजन में पहले स्वर आ सकता है फिर व्यंजन, ये कंडीशन बन सकती है। या फिर आ जाएगा पहले व्यंजन और फिर स्वर आ सकता है। और फिर क्या हो सकता है? इसकी तीसरी कंडीशन, व्यंजन, व्यंजन आ सकता है और प्लस भी व्यंजन आ सकता है। बात समझ में आई? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? एक विसर्ग होगा। विसर्ग होगा, विसर्ग में क्या होता है? दो बिंदी, है ना। फिर स्वर होगा, स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। बस इसकी दो ही कंडीशन है, इसकी एक ही कंडीशन है कि स्वर ही आएगा और स्वर ही आएगा, तभी हो पाएगा ये, है ना। चलो इसके बाद चलते हैं। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन में स्वर और व्यंजन का मेल होता है, और विसर्ग संधि में विसर्ग और प्लस स्वर या व्यंजन का मेल होता है। तीन बात समझ गए। चलो अब स्वर संधि की 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद, कितने? 5 भेद। स्वर संधि की 5 भेद, इन पांचों को हमें पढ़ना है, बस इन पांचों को हमें पढ़ना है। 5 भेद। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि नंबर 2, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि नंबर 3, जड़ संधि, जड़ संधि। मैं इनका बेसिक नहीं बताऊंगा, ओनली ट्रिक पे चलना है बस। इनके पांचों में क्या चलना है? ट्रिक पे चलना है, बेसिक नहीं बताऊंगा। बेसिक पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको मालूम है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि, और एक हो गई दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, और पांचवी क्या होगी? जड़ गुण संधि बची हुई है ना। गुण को यहाँ रखते हैं, गुण को यहाँ, कोई गुण संधि, एक जड़ संधि, बस इनको पांचों को देखना है। देखो कैसे देखें, इसकी ट्रिक है।
इसकी ट्रिक है। हम लाइनें लिखेंगे, उसके बारे में समझाएंगे। देखो, लिखेंगे एक मात्र सो गुण कहो। क्या कहो? एक मात्र सो गुण कहो। और द्वि मात्र सो वृद्धि। अभी इसका मतलब भी समझाएंगे। एक मात्र सो गुण कहो, द्वि मात्र सो वृद्धि। आय समान स्वर बीच में, आय समान स्वर बीच में दीर्घ जानियो संधि, दीर्घ जानियो संधि। एक मात्र सो गुण कहो, दो मात्र सो वृद्धि, आय समान स्वर बीच में दीर्घ जानियो संधि। कितनी संधि निकलती इसमें? 3। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। बची कितनी? 2। बची कितनी? 2। इसमें देखो, या वा, या और वा, ला भी आ जाता है, यारा लावा। या वा और लावा, यारा लावा। लो, 4 अक्षर इसके लिए भी। और इसके लिए लिखना है जड़ संधि। छोटे छोटे अक्षर, छोटे छोटे अक्षर बीच में इसको या वा मिलेगा, या मिलेगा, या रा, या ला। 4 अक्षर, छोटे छोटे अक्षर बीच में, या वा रा ला। लेकिन सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों। अब इसके अयादी के लिए क्या होगा? अयादी के लिए मतलब कटे फटे अक्षर। अब मुझे देखना है कि समझेंगे कैसे इसको। जिन्होंने पहली बार पढ़ा है उनको तो अभी समझ में नहीं आएगा, है ना, लेकिन मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। तो जो पहले पढ़ चुके हैं उनको तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है कि एक मात्र सो गुण कहो, दो मात्र सो वृद्धि, आय समान स्वर बीच में दीर्घ जानियो संधि, है ना। तो चलो हम देखते हैं, सबको समझ में आना चाहिए। चलो देखते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, अभी मैं विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, ये लिखा। अब मुझे पता नहीं है कौन सी संधि है इसमें से, ठीक, कौन सी संधि है। तो हम क्या देखेंगे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का आदि, मतलब इसमें इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण, यहीं से होती है सब संधि। कुछ कोई भी संधि हो, सबसे यहीं से होती है ना। तो यहाँ देखेंगे इसमें से क्या निकलेगा, ध्या को तोड़ेंगे हम तो बड़ा आ बाहर निकलेगा, प्लस यहाँ भी क्या निकला, बड़ा आ। तो बड़ा आ और बड़ा आ, तो ये क्या है, बता दो मुझे। क्या स्वर है या व्यंजन व्यंजन है या स्वर व्यंजन है, बताओ। तो स्वर है ना, तो इतना तो पता है कि स्वर में ही आएगी कोई संधि। चलो अब बताओ कि ये क्या बनेगा, बड़ा आ और बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण करता है ना। तो क्या होगा, आय समान स्वर, ये वाली लाइन सुनो कि आय समान स्वर बीच में दीर्घ जानियो संधि। इसमें कौन सी हो जाएगी, इसलिए विद्यालय में कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी, है ना। बात समझ में आई। हमेशा संधि को देखना है, ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, बस बीच वाले अक्षर को ही पकड़ के रखना है। बात समझ में आ रही। जैसे मैंने कहा नरेश, महेश, सुरेश, है ना, महेश, सुरेश, नरेश और पुष्पेंद्र। अच्छा, इसमें पूछता है बताइए कौन सी संधि है। तो हमें क्या करना है, पहले वाला अक्षर छोड़ना है, दूसरे वाला, पहले से कोई मतलब नहीं, लास्ट वाले से कोई मतलब नहीं। कोई भी संधि देखना है, बीच वाला अक्षर पकड़ लो। कोई भी संधि देखना है, कौन सा अक्षर पकड़ लो, बीच वाला पकड़ लो। अच्छा, हमने कहा था एक मात्र सो गुण कहो, एक मात्र मिल गई इसमें, हम तुरंत मार देंगे गुण संधि।
एक मात्र मिली ना, इसमें क्या होगा, महेश में एक मात्र मिली, तुरंत गुण संधि। सुरेश में एक मात्र मिली, तुरंत गुण संधि। पुष्पेंद्र में एक मात्र मिली, तुरंत गुण संधि। यदि हमने बताया है कि कटे फटे अक्षर मिलता है, अयादी संधि का नियम है कि कटे फटे अक्षर है गुरु जी, इसमें से पुष्प प्लस आधा सा है, तो आधा सा नहीं देखना है हमें, किसमें देखना है, या रा ला वा, इनमें देखना है बस। और अगर कोई सभी आता है, यदि हम पूछता है बताइए प्रत्येक में कौन सी संधि है, प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो भाई हमने बताया है कि कटे फटे अक्षर किसमें आएंगे, या के साथ लगे मिलेंगे, या के साथ, वा के साथ, रा के साथ, ला के साथ। तो यहाँ देखना है कि इसके साथ लगा हुआ है, तो प्रत्येक में क्या तोड़ देंगे, प्रति प्लस के एक तोड़ देंगे। कौन सी संधि होगी इसमें से, कटे फटे अक्षर जड़ संधि। कौन सी संधि होगी अब इसमें, जड़ संधि। कटे फटे अक्षर जड़ संधि, ये दोनों का हो गया ऊपर, है ना, जे इसका है और जे किसका, जे इसका है ना। कटे फटे अक्षर जड़ संधि, दोनों का उल्टा लिख किया है। कटे फटे अक्षर और छोटे छोटे अक्षर, छोटे छोटे अक्षर अयादी संधि। और कटे फटे अक्षर या, वा, रा, ला, इसमें भी या, रा, ला, वा, ये भी आएंगे, है ना। तो हमने देखा कि एक मात्र से बढ़ हो ऐसे देख लेना है। दो मात्र वाले एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने कहा महौज, है ना, महौज, इसमें क्या लिखते हैं, बीच वाले अक्षर में दो मात्र है, तुरंत मानना है दो मात्र सुवृद्धि। चलो आगे चलते हैं। आय समान स्वर बीच में हमने बताया विद्यालय, है ना, और विद्यालय, विद्यार्थी, कटे फटे अक्षर यहाँ नहीं लिखना है। अब इसमें कोई नहीं लिख रहा, बड़ा धा दिख रहा है, बड़ा धा, तो क्या होगा, आय समान स्वर बीच में दीर्घ जानियो संधि, यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि हो गई। अब कौन सी बची संधि आपके लिए, या संधि, अयादी संधि, है ना। अयादी संधि में क्या होगा, अयादी संधि में हमने बताया छोटे छोटे अक्षर होंगे, जैसे हमने कहा पवन, नयन और चयन, इनमें संधि कौन सी होगी, तो हमने देखा है कि बीच के वाले अक्षर छोटे छोटे अक्षर आएंगे, ना कोई मात्रा ना कोई कटे फटे, किसी कौन सी लगा दोगे, अयादी संधि। अच्छा, इसको तोड़ते कैसे हैं, यदि हमने लिखा है पवन और चयन, है ना, तो इसमें तो क्या करेंगे, ओ की मात्रा लगा करके ओ प्लस के अन तोड़ देंगे, क्योंकि इस संधि विच्छेद ज्यादा आता है, संधि कम पूछता है। इसको क्या करेंगे, चो प्लस की अन में तोड़ देंगे। अच्छा, हमने कहा पावन, हमने लिख दिया पावन, तो हम इसको क्या करेंगे, बड़ा पा हो गया, तो अब क्या करेंगे, पऊ प्लस के ऐसे। तो बात समझ में आई। दीर्घ संधि एक मात्र सो गढ़ का हो, एक मात्र क्या होगा, महेश, सुरेश, देवेश, है ना। दो मात्र सो महोज हमने बताया है। और आय समान स्वर बीच में विद्यार्थी, ऐसे निकालना है समान स्वर, कैसे है कि एक से है, स्वर दोनों स्वर के नहीं है। यहाँ छोटा आ और बड़ा, छोटा भी आ सकता है, तो भी क्या होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। और क्या होगा, अयादी संधि में हमने बताया है कि छोटे छोटे अक्षर मिलेंगे, पवन, चयन, नयन, पवन, चयन, है ना। तो इनको तोड़ने के लिए ऐसे तोड़ते हैं, कटे फटे अक्षर जड़ संधि में देखना है प्रत्येक, है ना। महत्व में क्या कोई संधि है, नहीं है, क्या जरूरी है सभी में संधि होती है, नहीं होती है ना। चलो आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, बस इसको लिख लेना है। एक मात्र सो गढ़ पाओ, दो मात्र सो वृद्धि, आय समान स्वर बीच में, दीर्घ जानियो संधि, अयादी संधि छोटे छोटे अक्षर, जड़ संधि कटे फटे अक्षर, अयादी संधि छोटे छोटे अक्षर। चलो संधि समझ गए। छायावादी की कवि लिख लो, छायावादी की कवि। क्लास नहीं छोड़ना है, क्लास छोड़ के जाओगे तो अपना ही घाटा पाओगे, ये मैंने बता दिया है आपको। क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। चलो छायावादी की संधि हो गई। छायावादी की कवि, छायावादी की कवि है पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। बस इतनी सी लाइन याद करना है। छायावादी के कवि कौन कौन से, पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा।
कौन कौन से? पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। पंत कौन से होंगे? पंत सुमित्रानंदन, सुमित्रानंदन। प्रसाद कौन से? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। प्रमुख कवि हैं ये, कौन से? प्रमुख कवि हैं। यदि पूछता है कि बताइए छायावाद युग के प्रथम कवि कौन से हैं या प्रमुख कवि कौन के हैं, तो जयशंकर प्रसाद निराला। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, निराला। वर्मा में दो आते हैं, एक आते हैं राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा जी, एक आते हैं राम कुमार वर्मा, एक आती है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ये अपनी खुद की तरह के क्या होगा? छायावाद युग के कवि पूछेगा तो क्या बताना है? पंत प्रसाद निराला वर्मा। क्या बताना है? पंत प्रसाद निराला वर्मा। आपको क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवा देना है ना? अपना भी कर लेना है और दूसरों को भी करवा देना है। चलो, इसके बाद याद रहेगा पंत प्रसाद निराला वर्मा। पंत का मतलब सुमित्रानंदन पंत, पंत प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पंत प्रसाद निराला वर्मा। वर्मा कौन? दो ठही है। कितने? दो होंगे इसमें। कितने होंगे? दो होंगे। कौन कौन से? महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा। सॉरी, कभी कभी निकल आती है देहाती वाली लैंग्वेज ना। चलो, हो जाता है ऐसा, देहात से ही बिलोंग करते हैं ना, इसलिए। चलो, इसके बाद रीतिकाल की, रीतिकाल की कवि। रीतिकाल की कवि क्या होंगे? रीतिकाल, रीतिकाल के कवि, कवि इनकी ट्रिक देखो। रीतिकाल के ट्रिक कवि कौन कौन से होते हैं? कभी कभी पूछा जाता है बताइए इनमें से रीतिकाल के कवि कौन नहीं है या कौन है, तो लिखना है मतराम बिहारी, मतराम बिहारी केशव, भूषण देव बखान, भूषण देव बखान, पद्माकर चिंतामणि, पद्माकर चिंतामणि, चिंतामणि, रीतिकाल कविजान, रीतिकाल कविजान, कविजान। देखो, इसमें से बखान कुछ नहीं है और कविजान कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतराम, मतराम, मतराम आपने नाम सुना होगा, मतराम जी हैं। इसके प्रमुख कवि कौन से हैं? बिहारी लाल जी, बिहारी लाल जी प्रमुख है ना। रीतिकाल के कवि बिहारी लाल जी प्रमुख है, बाकी कवि तो सभी हैं। तो मतराम जी हो गए और इसका बिहारी लाल जी हो गए, केशव भी हो गए, भूषण देव हो गए। कौन कौन से? मतराम, बिहारी, केशव, भूषण देव। ये बखान कोई शब्द नहीं है, इसके लिए एक तुक में तुक मिलाने के लिए लगाया गया है। पद्माकर भी है, चिंतामणि है, और अगर भूल भी जाओ किसके कवि है ये, तो रीतिकाल के कवि है, ठीक है। चलो, इसके बाद देखते हैं अगला, अगला देखते हैं हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही कम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कौन सी सकर्मक कौन सी अकर्मक। सकर्मक यहाँ डाल लो सकर्मक, यहाँ डाल लो अकर्मक, अकर्मक। चलो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सा का मतलब क्या होता है? साध होता है, और कर्म का मतलब कर्म। आ का मतलब हमने भी बताते थे, यदि सत्य में आ लगा दो तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, तो उसका उल्टा अर्थ देता है। आ का मतलब नहीं हो जाएगा, है ना। प्लस कर। बात समझना अच्छे से, बात अच्छे से समझना। इसकी परिभाषा भी आती है और ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, राम खेलता है और खाना कैसी क्रिया है। बस दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ऐसे पूछ लेगा खाना कैसी क्रिया है, सकर्मक अकर्मक, वाक्य से पहचान जाओगे तो अकेले में फंस जाओगे। तो आज कुछ भी नहीं छोड़ने है ना। तो सकर्मक का मतलब होगा साथ में कर्म। क्या होगा? साथ में कर्म होगा। कर्म क्या होता है? जैसे जैसे मैंने देखा, बाकी मुझे कुछ नहीं बताना है। जैसे जैसे मैंने देखा है, वाक्य से ही समझा दूंगा। जैसे राम खाता है और राम
आम खाता है, खाती, खाता है। अब समझना बात को। राम आम खाता है, तो राम, जी हाँ देखना, राम क्या है, राम क्या है, संज्ञा है। संज्ञा में भी कैसी है, व्यक्तिवाचक है ना। खाना या खाता क्या है, क्रिया है, क्रिया है। जी क्या है, सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। अब मुझे बताओ यहाँ कोई कर्म मिला, नहीं मिला ना। यदि राम आम खाता है, इसके लिए है दिमाग, राम, राम खाता है, जी इसके लिए है, खाता है। कर्म कहाँ होती है, राम खाता है। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कर्म होना चाहिए। कर्म क्या है, आम। जी क्या होगा, कर्म है। जी क्या होगा, प्रधान है। इसमें क्या होगा, जी प्रधान है आपका। तो राम आम खाता है, राम क्या होगा, संज्ञा होगी, जी कर्म होगा, जी क्रिया होगी, क्रिया होगी, जी सहायक क्रिया होगी। ये क्या होगी, सहायक क्रिया होगी, है ना। तो जिसमें क्या है, जिसमें कर्म के साथ होता है, जो जिसमें क्या होता है, कर्म साथ में होता है, वहां पर क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। जिसमें कर्म साथ में नहीं होता है वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया। कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। अच्छा देखो, एक तो ऐसे पूछा जाएगा, राम आम खाता है। अच्छा मेरा वाक्य है, राधा, राधा घर जाती है, घर जाती है। कैसा वाक्य होगा, क्या जी कर्म है। यदि तुम्हें मालूम नहीं है कि कर्म क्या होगा, तो सीधे सीधे देख लेना कि राम एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है और सहायक क्रिया। यदि इस तीन के बाद भी कोई शब्द आता है, यदि तीन के बाद कोई शब्द आता है, तो अपने आप समझ लेना कि ये कर्म है, अपने आप है। बात समझ में आ रही। मैंने दोबारा कहा, दोबारा कहूंगा इसी बात को, कि यहाँ पर एक कर्ता मिलेगा, कर्ता मिला और क्रिया मिली और सहायक क्रिया। इसके अलावा जो भी मिलेगा, इसके अलावा जो भी वाक्य में मिलेगा, सब कर्म ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सब कर्म ही कहलाएगा। बात समझ में आ रही। अच्छा चलो, एक तो ऐसे पूछता है कि राधा घर जाती है, तो राधा हमने देखा कि घर क्या है, ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, ये सहायक क्रिया हो गई, तो घर क्या होगा, कर्म बन जाएगा आपके यहाँ। क्या बन जाएगा, कर्म बन जाएगा। बात समझ में आ रही। तो क्या घर क्या बनेगा, कर्म बन जाएगा अपने आप, है ना। तो जिसमें कर्म साथ में हो, जिसमें कर्म साथ में हो वो क्या होती है, सकर्मक। जिसमें कर्म साथ में ना हो वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अच्छा एक चीज और देखना, जैसे जैसे मैंने पूछा, ये तो ठीक है, ये तो वाक्य में निकाल लोगे अब, कि यदि कर्ता और क्रिया और सहायक क्रिया के अलावा कोई वाक्य में चीज है तो वो कर्म है, अन्यथा नहीं है। बात समझ में आ रही। यदि कर्म है तो सा मतलब साथ में, कर्म मतलब कर्म, तो क्या बनेगी, सकर्मक। इसके बाद यदि उसमें नहीं है तो तंत लगा देना, कर्मक। बस दूसरी बात। तीसरी बात ऐसे पूछता है, उड़ना, खाना, पीना, पीना और रोना, धोना, ऐसी क्रिया पूछता है। बताइए उड़ना कैसी है, और पीना, खाना, रोना, धोना, उड़ना, खाना, पीना, रोना, धोना कैसी क्रिया है। तो देखना है उड़ना, इसमें क्या लगना है, बस क्या शब्द लगाना है, क्या, इससे सवाल पूछना है। यदि जवाब मिलता है, जवाब, जवाब है, यदि इसके पास जवाब है तो क्या होगा, सकर्मक। जवाब है तो क्या होगा, सकर्मक। और जवाब नहीं, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है तो क्या होगा, अकर्मक। जवाब नहीं है तो अकर्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जवाब नहीं है तो अकर्मक हो जाएगी। बस थोड़ा सा रह गया है, लाइट चली गई है, इसलिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बाकी कल देख लेंगे। आपको सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। यदि क्या से पूछता हूं मैं, यदि इसका जवाब मिले, मैंने कहा जवाब मिलता है तो सकर्मक और जवाब नहीं मिलता है
तो अकर्मक। बस सवाल क्या करना है, ओनली क्या। क्या इससे पूछा मैंने क्या उड़ता है, इससे पूछा मैंने कि क्या उड़ता है। इसने कहा भाई क्या उड़ता है, ऐसा कोई शब्द होता है कि क्या उड़ता है। तो इसने कहा मैं जवाब नहीं दे सकता इसका क्या का मतलब क्या उड़ता है, तो जी क्या हो जाएगी, अकर्मक। बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। मैंने इससे पूछा कि क्या खाता है तुम, तो वो कहता है मैं कुछ भी खा सकता हूँ, पेड़ा खाता हूँ, डंडा खाता हूँ, है ना, कुछ भी खाता हूँ। तो इसका तो जवाब दे देगा ये, कुछ के भी दे देगा, तो ये क्या होगा, सकारात्मक। अच्छा मैंने फिर इसके पास कहा, मैंने भाई क्या पीता है, क्या पीता है, तो भाई वो तो कहता है मैं शरबत पीता हूँ, शरबत पीता हूँ। भाई तूने अब जवाब दिया है तो तू सही आदमी है। सही आदमी का मतलब सकारात्मक क्रिया हो जाएगी, सकारात्मक क्रिया हो जाएगी। अच्छा मैंने इससे पूछा कि क्या रोता है, अगर मैं पूछता क्यों रोता है तो बात बनती। इससे पूछा मैंने क्या रोता है, रोते का कोई वो थोड़ी होता है कि आटा वाला रोता हूँ, कि अच्छा वाला रोता हूँ, कि धीरे धीरे वाला रोता हूँ। तो इसने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो मैंने कहा भाई तू अकर्मक क्रिया है। मैंने कहा इससे, मैंने कि क्या धोता है, तो बोला कि भाई मैं कपड़े धोता हूँ, तो कपड़े धोता हूँ, तो भाई अच्छा आदमी है, सही आदमी है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आप सभी को कैसा लगा एक सेशन देख करके, आप जरूर फीडबैक देना मुझे, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा वीडियो लगा। यदि और चाहिए आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम जरूर बता दीजिए, टॉपिक का नाम जरूर बता दीजिए। मैं वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे से बनाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से और बहुत अच्छी से। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते, जय हिंद।